Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Now the question arises, क्या MPs अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं अगर उन पे कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं? We will be presenting 130th constitutional amendment bill that has been presented in the parliament by Amit Shah. यहाँ पर डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है. So let's start the session without wasting any time. So अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, शुड अ मिनिस्टर एक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस शुड बी हेल्ड और शुड बी अलाउड टू होल्ड द पोजीशन? शुड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस आउटवे द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस? इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं. मान लीजिए आज एक एमपी या एमएलए पे कोई सीरियस चार्जेस लगते हैं जहां पर कोई क्राइम किया जाता है और उनको एज डिटेन किया जाता है. नाउ एज यू नो, डिटेंशन दो तरीके की होती है. एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक आपको देखने को मिलती है प्यूनिटिव डिटेंशन. सो इट इज सेड इन द 130th अमेंडमेंट बिल कि अगर किसी भी एमपी एमएलए, इवन अगर पीएम के अगेंस्ट भी चार्जेस लगे हैं, अगर उनको डिटेन किया जाता है फॉर 30 डेज के लिए अगर डिटेन किया जाता है तो 31st डे उनको फोर्स्ड रेजिग्नेशन देनी होगी. अगर ऐसा नहीं होगा तो 31st डे पे उनकी जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाएगी. ना बेसिकली प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि जब भी कोई भी ट्रायल चलता है तो डिसीजन आने में टाइम लग जाता है. तब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या कहता है कि जब तक एक एमपी एमएलए कॉन्विक्ट ना हो जाए, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी करार ना पाया जाए, तब तक वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता है. लेकिन अगर उसकी कन्विक्शन हो जाती है जहां पर सजा 2 या 2 साल से अबव की मिलती है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. लेकिन ये जो 130th अमेंडमेंट बिल है ये क्या प्रोविजनिंग ला रहा है कि अगर एक एमपी के खिलाफ कोई चार्जेस भी लगे हैं और अगर उसको कोई भी अथॉरिटी 30 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है तो 31st डे या तो उसको फोर्स्ड रेजिग्नेशन देना होगा या फिर उसकी पोजीशन खुद ब खुद वेकेंट हो जाएगी. सो हमारी जुडिशरी क्या कहती है? ये इंसान तब तक इनोसेंट रहेगा जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए. लेकिन ये बिल जो लाता है यहां पर गिल्टी की बात ही नहीं की गई है. यहां पर यह कहा गया है कि अगर आपको 30 डेज का डिटेंशन देखने को मिलता है और आप पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो 31st डे आपको अपनी पोजीशन छोड़नी होगी. तो यहां पर एथिकल डिलेमा आपको देखने को मिलता है. एक तरफ ये है जो हम चाहते हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी. ऑन द अदर हैंड आपको देखने को मिलता है क्या ये जो जुडिशियल प्रिंसिपल है दैट इज जब भी कोई इंसान पकड़ा जाता है उसको तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए. तो क्वेश्चन किसका है? पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस इनोसेंस या गिल्टी. क्लैरिटी है? सो यहां पर क्वेश्चन इसी को हम डील करते हुए जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे. सो आप देख सकते हैं ये ट्रिगर हुआ ही क्यों, व्हाई नाउ. सो बिल डिडंट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर. ऐसा नहीं है कि भैया आज इंट्रोड्यूस कर दिया ना. अगर हम 2024 और 2025 की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिला कि हाई प्रोफाइल केसेस हुए जिसमें आपको करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल आपको सेंथिल बालाजी केस देखने को मिलता है 2025 में. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ही मस्ट चूज बिटवीन फ्रीडम एंड ऑफिस. ऐसे ही आपको अरविंद केजरीवाल का केस देखने को मिलता है. इनको बेल तो ग्रांट कर दी गई लेकिन ही वॉज बार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल ड्यूटीज, कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभा नहीं सकते हैं. राइट. तो इसी के बैकड्रॉप पे यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल डिलेमा आपको देखने को मिलता है. शुड वी वेट फॉर अ कन्विक्शन दैट शुड टेक डेकेड्स और एन एक्ट व्हेन डिटेंशन सिग्नल्स अ सीरियस ऑफेंस? अगर कोई सीरियस क्रिमिनल एक्ट किया गया है तो क्या मॉरल ग्राउंड्स हैं उनके कि ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एमपीज एमएलए हैं ये किसके ट्रस्ट पे बने हैं? ये पब्लिक ट्रस्ट पे बने हैं. तो यहां पर जब इनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस लगे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क किस पे उठता है? पब्लिक ट्रस्ट पे उठता है. क्लैरिटी है? सो वो अकाउंटेबिलिटी के लिए ही हम यहां पर मॉरली
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये प्रपोज क्या करता है, यहां पर 3 आर्टिकल्स पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला आर्टिकल 75, 164 एंड 239AA। ना अगर 75 की बात करते हैं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रखी है। दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ये ऑफिस में रिटेन्ड रहेंगे। लेकिन यहां पर अब चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे कि अगर किसी भी मिनिस्टर, इवन इंक्लूडिंग द पीएम, अगर कोई चार्जेस लगे जाते हैं और इनकी डिटेंशन करी जाती है 30 दिनों के लिए, तो 31st डे इनको अपनी पोजीशन वेकेंट करनी पड़ेगी। सेम अप्लाइज टू द स्टेट्स जहां पर दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, वहां पर भी यहां पर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। 239AA की बात करते हैं, जहां पर किसकी बात की गई है, मिनिस्टर्स की बात की गई है ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली, राइट। सो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं इवन द पीएम और सीएम arrested and detained for 30 consecutive days for a offense punishable with 5 years or more must be removed by the president, ठीक है। सो यहां पर ये इस क्लॉज को ऐड किया जाएगा। सो बेसिकली इफ acquitted or released they can be reinstated। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, uphold the constitutional morality and ensure public trust। सो मान लीजिए 30 डेज के लिए आपको डिटेन किया जाता है, लेकिन केस चलता है 3 साल ना। 3 साल के बाद आपको अक्विट कर दिया जाता है। अक्विट का मतलब है आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो आप अपनी पोजीशन को रीइंस्टेट कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से ये जो 30 डेज का आपको कोरोटेशन देखने को मिलती है, जहां पर ये कहा गया है कि 31वें दिन 31st डे आपकी पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, ये एक तरह से किसको अपहोल्ड करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करती है और इंश्योर करती है किसको, पब्लिक ट्रस्ट को। क्लैरिटी है, ठीक है। सो करंट लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो राइट नाउ देयर इज नो ऑटोमेटिक रिमूवल। एज आई हैव टोल्ड यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो पॉसिबल है कन्विक्शन के बाद, मतलब जब किसी को दोषी करार पाया जाएगा उसके बाद, उससे पहले तक ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्लैरिटी है। Until then, the presumption of innocence shields the ministers. So वही है, innocent until proven guilty। जब तक वो गिल्टी नहीं है तब तक हमारा जुडिशियल सिस्टम ये कहता है कि भाई वो क्या है, इनोसेंट है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत क्या कहा गया है कि भाई आप तब तक अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो जब तक आप पे कन्विक्शन ना हो जाए और आपको 2 साल से ज्यादा की सजा ना मिल जाए, तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। क्लैरिटी है। इंपैक्ट क्या होगा, क्रिमिनली चार्ज्ड मिनिस्टर्स कैन सर्व फॉर फुल टर्म्स, क्योंकि भाई डिसीजन आने में सदियां लग जाती हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, तो एक तरह से आप अपनी पोजीशन तब तक होल्ड कर पाते हो ना। जुडिशियल वॉइसेस क्या हैं, आपको केस लॉज यहां पर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब भी आप अपनी बैकिंग कर रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि इस अमेंडमेंट बिल्कुल लाना चाहिए ना नहीं लाना चाहिए, तो आपको एविडेंसेस चाहिए, और वो एविडेंसेस आप कहां से पिक कर सकते हो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से। नाउ मनोज नरूला केस आपको देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था पीएम्स टू अवॉइड अपॉइंटिंग टेंटेड मिनिस्टर्स। जो टेंटेड मिनिस्टर्स हैं, मतलब बेसिकली वो लोग, वो एमपीज या एमएलएज जिनके ऊपर दाग लगा हुआ है, पब्लिक ट्रस्ट पे क्वेश्चन उठता है, उनको आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐड नहीं करना चाहिए। दिस वाज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, राइट। ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस आपको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट सेड ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक डिस्क्वालिफिकेशन लॉज। डिस्क्वालिफिकेशन लॉज कौन बना सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। लेकिन इसने रिकमेंडेशंस दी थी पार्टीज को कि भाई उनको टिकट ही ना दी जाए जिनके बिहाफ पे क्या चल रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। स्पेशली जब हम सीरियस क्रिमिनल चार्जेस की बात करते हैं, तो जिन भी कैंडिडेट्स पे ये है आप उनको टिकट ही ना दीजिए, राइट। नेक्स्ट, रीसेंट केस की अगर बात करते हैं, Supreme Court's actions reflect growing impatience with misuse of office. So basically अगर आप अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग रहा है, भाई आप अपनी पोजीशन को मिसयूज करोगे ही करोगे। आप अपनी पावर को यूटिलाइज करके एविडेंसेस में छेड़खानी करोगे, जिससे कि आप क्या प्रूव हो जाओ, इनोसेंट प्रूव हो जाओ। तो आप अपनी पोजीशन का क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। क्लैरिटी है, ठीक है। तो दिस इज द जुडिशियल वॉइस। नाउ व्हाई अ न्यू लॉ इज नीडेड, तो आप देख सकते हैं डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी आपको 45% एमएलएस देखने को मिलते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 29% ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं।
मर्डर का, किडनैपिंग का, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का। अकाउंटेबिलिटी गैप आपको देखने को मिलता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लग जाता है, 5-5 साल लग जाते हैं, तो उनपे अगर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगा भी है तब तक वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है। अब स्लो ट्रायल्स हैं, बाय कन्विक्शन डैमेज टू द गवर्नेंस इज ऑफन इरिवर्सिबल। भाई गवर्नेंस तो आपकी इरिवर्सिबल है ना, 5 साल तो निकल गए, 5 साल के लिए जिसने सीरियस क्रिमिनल चार्ज किया था वो तो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा है, तो इसीलिए आपको यहां पर इश्यू देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? सो दिस इज व्हाई अ न्यू लॉ इज नीडेड। नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स? क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? देखो, लॉ कमीशन की जो 170th रिपोर्ट है वहां पर भी ये कहा गया था कि यू हैव टू डिस्क्वालीफाई व्हेन द चार्जेस आर फ्रेम्ड। लॉ कमीशन 244th रिपोर्ट की बात करते हैं तो सेम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बेस्ड ऑन जुडिशियल सैटिस्फैक्शन एट फ्रेमिंग ऑफ द स्टेज। रिफॉर्म क्या ले सकते हैं? आपको एक ट्रांसपेरेंट मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट करनी होगी, स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट चाहिए होगा, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? सो आप कह सकते हैं जो 130th अमेंडमेंट है, इट इज मोर देन जस्ट अ लॉ, इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी। ना आपके लिए क्वेश्चन है, शुड दोज अंडर सीरियस क्रिमिनल सस्पिशन गवर्न अस? क्या जो आपकी पब्लिक मोरालिटी है वो ओवरवे होनी चाहिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी से? अब आपकी क्या राय है? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप प्लीज कमेंट कीजिए, यहां पर डिबेट्स डिस्कशंस के लिए जो आपके कमेंट बॉक्स हैं वो ओपन रहेंगे। क्या आपको लगता है ये 130th अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है ये पब्लिक ट्रस्ट को इनहांस कर रहा है, या फिर जो जुडिशियल कोनोटेशन आपको देखने को मिलती है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये उसको हार्म करता है? राइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।